हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का एक चैप्टर जिसका नाम है मिनरल न्यूट्रिशन। और ये होगी वन शॉट वीडियो जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी टीजीटी की तैयारी करने के लिए। शुरू करते हैं। मिनरल न्यूट्रिशन, जब हम मिनरल न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो इसमें हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की। राइट, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट को चाहिए होते हैं और वो इनऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। इनऑर्गेनिक का क्या मतलब है कि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो होते हैं वो जनरली एब्सेंट होते हैं। राइट, तो मिनरल जो हमारा चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन, ये स्टार्ट होता है हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक से। राइट, तो हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक है क्या? हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं विदाउट सॉइल। और ग्रो कहाँ हो रहे हैं, वो पानी में ग्रो हो रहे हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स पानी में ग्रो होने वाले प्लांट्स हैं और ये एक सॉइललेस कल्चर है। राइट, और इसको सबसे पहले इन्वेंट किसने किया था? तो 1860 में हमारे पास एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जूलियस वॉन सैट्स। तो इन्होंने सबसे पहले हाइड्रोपोनिक्स की इन्वेंशन करी। राइट, अब क्या है कि जो हाइड्रोपोनिक्स है उसके जैसे ही एक और सिमिलर टेक्निक है जिसको बोलते हैं एरोपोनिक्स। तो एरोपोनिक्स में हम क्या करते हैं कि प्लांट्स की ग्रोथ होती है कहाँ पे? एयर में ग्रोथ होती है उनकी, और उसमें जो भी उनको मिनरल्स चाहिए होते हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं। राइट, तो अब देखिए ये हमारे पास एक प्लांट है। तो इस प्लांट में ये क्या है, रूट्स हैं। तो रूट्स क्या करते हैं, रूट्स मिनरल्स और वाटर प्रोवाइड करते हैं सारे प्लांट को। अब जब जो जूलियस साहब थे उन्होंने क्या किया, पानी में ग्रो करे प्लांट्स, तो यहाँ पे वाटर पंप था। वाटर पंप में इन्होंने पानी प्रोवाइड किया पूरे प्लांट्स को। तो इस पानी में मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी थे। तो रूट्स की हेल्प से उन्होंने प्लांट्स ने क्या किया कि अपने न्यूट्रिएंट्स ले लिए। राइट, तो यहाँ पे जो उन्होंने मतलब एक सॉल्यूशन जो लिया वो कैसा था, डिफाइंड सॉल्यूशन था। राइट, जैसे हर एक इंसान की लाइफ में प्रायोरिटीज़ अलग अलग होती हैं, वैसे ही जो प्लांट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट उसकी क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है अपने लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए। तो इन्होंने अकॉर्डिंग टू प्लांट एक डिफाइंड सॉल्यूशन लिया। राइट, अब जो हाइड्रोपोनिक्स है उसमें जर्नली किन किन प्लांट्स की ग्रोथ होती है, तो यहाँ पे होती है जैसे लेटस हो गया, जैसे क्यूकम्बर हो गया, सीडलेस क्यूकम्बर हो गया, टोमेटो हो गया। तो इन सब प्लांट्स की हाइड्रोपोनिक्स में ग्रोथ की जाती है। राइट, अब जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स आते हैं वो उनको हम डिवाइड करते हैं जर्नली टू टाइप्स में। राइट, जो एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को हमने किस बेसिस पे डिवाइड किया है? तो देखिए, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो स्मॉल क्वांटिटीज़ में पाए जाएंगे और कुछ ऐसे होंगे जो लार्ज क्वांटिटीज़ में पाए जाएंगे प्लांट्स में, या फिर उनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उन न्यूट्रिएंट्स की। राइट, तो क्राइटेरिया क्या है, किसके बेसिस पे हम जज करते हैं कि किस प्लांट को कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए? तो सबसे जो पहला जो क्राइटेरिया है वो है कि जो लाइफ साइकिल है प्लांट्स का वो कंप्लीट ना हो विदाउट दैट न्यूट्रिएंट। अगर हम वो वाला न्यूट्रिएंट नहीं दे रहे हैं जो प्लांट को चाहिए, और उसके बगैर क्या हो कि जो लाइफ साइकिल है प्लांट की वो पूरी ना हो, या फिर वो सीड्स अपने प्रोड्यूस ना कर पाए। राइट, दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि जैसे हम उस एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस ना कर पाए, वो एलिमेंट क्या हो, एक स्पेसिफिक हो और उसको हम रिप्लेस ना कर पाए। जैसे हम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। अब मैग्नीशियम की जगह कोई और एलिमेंट नहीं आ सकता है। राइट, तो मतलब ये क्या है कि इसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं हम। थर्ड जो क्राइटेरिया है वो है कि मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट, मतलब
प्लांट की जब मेटाबोलाइज करता है प्लांट अपने कंपाउंड्स को, तो उसमें वो एलिमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व हो। तो ये 3 क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि उनका इसेंशियलिटी क्या है किसी भी प्लांट में, राइट। जो न्यूट्रिएंट्स थे प्लांट में उनको हमने डिवाइड किया था मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम कैसे मेज़र करते हैं कि वो टिश्यू में कितने अमाउंट में पाए जाते हैं, तो ये लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं टिश्यू में, और इनका अमाउंट होता है मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। ये इससे ज़्यादा पाए जाते हैं, राइट। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी पाए जाते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की रेंज चली जाती है अप टू 25 मिलीमोल पर केजी में, राइट। तो क्या है कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको फर्दर उनमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आते हैं, तो इनमें आता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटाशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, राइट। तो अगर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो यहाँ पे इसको मैंने कैसे याद करके रखा था, करंट हीट ऑन है SP के मग का, राइट। या फिर इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, चॉम्स्क के मग का, राइट। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको मैंने कैसे याद करके रखा था, इनको मैंने याद करके रखा था इस ट्रिक से, जैसे फेब्रवरी मंथ ने जिंक को भी कॉल करी मोबाइल से, राइट। तो ये एक ट्रिक है जिसको मैं यूज़ करती हूँ एलिमेंट्स को याद रखने के लिए। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स में आ गया करंट हीट ऑन है SP के मग का, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आ गए उनमें आ जाएगा फेब्रुअरी मंथ ने जिंक को भी कॉल करी मोबाइल से, राइट। अब मैंने क्या किया है कि जो NCERT है उसमें रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दिए गए हैं, उसको मैंने एक टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके रखा हुआ है, जो कि हमारे लिए आसान हो जाता है पढ़ने के लिए, राइट। और इससे हम क्या कर सकते हैं, इजीली कंपेयर कर सकते हैं हम। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे है हमारे पास नाइट्रोजन, राइट। तो जो नाइट्रोजन है उसको वो ना एक एग्रीकल्चर में क्या है, एक लिमिटेड रिसोर्स है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में इतनी ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, बट स्टिल उस नाइट्रोजन का हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो एज N2 एग्जिस्ट करती है, राइट। और N2 एग्जिस्ट करती है मतलब एक नाइट्रोजन और दूसरी नाइट्रोजन के बीच में है ट्रिपल बॉन्ड, जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। इसीलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन जो करते हैं वो बैक्टीरियाज करते हैं, है ना। तो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाई जाती है, और जो प्लांट्स होते हैं उसको किस फॉर्म में लेते हैं, NO3 पॉजिटिव या NO2 पॉजिटिव या NH4 पॉजिटिव, इसकी फॉर्म में प्लांट उसको लेते हैं, राइट। और इनका रोल क्या है प्लांट्स में, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। किसके इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं ये, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, राइट, कोएंजाइम्स, न्यूक्लियोटाइड्स, एल्केलॉइड्स और क्लोरोफिल में भी इसका रोल आता है, राइट। और जब नाइट्रोजन जो है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है या फिर डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उससे क्या होता है, स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है, लीव्स जो होती हैं वो येलो हो जाती हैं। लीव्स को येलो होना क्या कहलाता है, क्लोरोसिस कहलाता है। और यहाँ पे बोला गया है स्पेशली इन ओल्डर लीव्स, राइट। तो इसका क्या मतलब है, देखिए जो हमारे पास मतलब जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें कोई हो सकते हैं जो मोबाइल हो, और कई होते हैं जो नॉन मोबाइल होते हैं। मोबाइल का मतलब क्या होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर सकते हैं। और नॉन मोबाइल कैसे होंगे, नॉन मोबाइल ऐसे होंगे जो कि मूव नहीं कर सकते हैं।
तो देखिए, अगर कोई लीव है उसमें सेनीसेंस हो रही है, यानी एक लीफ जो है वो डेथ की तरफ जा रही है, तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो मूव कर जाएंगे, राइट, वो मोबाइल हो जाएंगे। कहाँ पे? न्यू लीव्स में, राइट। तो मतलब क्या है कि जो मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं, अगर कोई लीफ जो है उसकी सेनेसेंस हो रही होती है या डेथ हो रही होती है, तो जो एलिमेंट्स है वो मूव कर जाते हैं जो यंग लीव्स हैं वहाँ पे। तो इससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो मोबाइल एलिमेंट्स हैं उनकी डेफिशिएंसी सबसे पहले हमें देखने को मिलेगी कहाँ पे? ओल्ड लीव्स में या फिर सेनेसेंस लीव्स में। वही पॉइंट प्रूव कर रहा है जब डेफिशिएंसी वाला पॉइंट जो हमने अभी पढ़ा। और जो नॉन मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं, नॉन मोबाइल एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए? जैसे कैल्शियम हो गया जो मिडिल लेवल में प्रेजेंट होता है, जैसे सल्फर हो गया। अब सल्फर क्या है कि जो सल्फर है उसको कहीं मोबाइल भी बोला गया है, कहीं इमोबाइल भी बोला गया है। नेक्स्ट चैप्टर में इसको क्या बोला गया है? मोबाइल एलिमेंट बोला गया है। बट जब सल्फर कैल्शियम के साथ ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा तो उसको हम कंसिडर करेंगे कि वो क्या है? नॉन मोबाइल है, राइट। तो जो नॉन मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं उनकी डेफिशिएंसी सबसे पहले कहाँ देखने को मिलेगी? तो ये देखने को मिलेगी यंग लीव्स में, राइट। क्योंकि ये जो है एलिमेंट्स ये मूव नहीं कर पाएंगे, तो यंग लीव्स पे ये जा नहीं पाएंगे। जब सेनेसेंस होगी, राइट, लीफ की डेथ होगी, तो प्लांट्स क्या करेंगे? उन न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करके तब यंग लीव्स तक पहुंचा देंगे, है ना। तो ये डिफरेंस हो जाता है मोबाइल और नॉन मोबाइल एलिमेंट्स में। तो नॉन मोबाइल जो एलिमेंट्स हैं उनकी डेफिशिएंसी हमें कहाँ देखने को मिलेगी? यंग लीव्स में देखने को मिलेगी। तो यही बता रहा है कि नाइट्रोजन क्या है? एक मोबाइल एलिमेंट है। तो मोबाइल एलिमेंट है, तो मैंने आपको बताया कि मोबाइल एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी डेफिशिएंसी कहाँ पे होती है? तो वो होती है ओल्डर लीव्स में, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास फॉस्फोरस। अगर हम फॉस्फोरस की बात करें तो प्लांट्स उसको अपटेक करते हैं H2PO4 की फॉर्म में या फिर HPO4 टू नेगेटिव की फॉर्म में, राइट। तो जो फॉस्फोरस है वो कॉन्स्टिट्यूएंट है सेल मेम्ब्रेन का, और कॉन्स्टिट्यूएंट है ये न्यूक्लिक एसिड्स का और न्यूक्लियोटाइड्स का। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? जैसे जो शुगर है, शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस है और उसके साथ क्या लगा हुआ है? फॉस्फोरस लगा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बोला गया है। न्यूक्लियोसाइड क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि न्यूक्लियोसाइड जो होता है उसमें फॉस्फोरस एब्सेंट होता है। सर्टेन कोएंजाइम्स जैसे NAD, NADP या फिर ATP में भी इसका यूज़ होता है। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में भी फॉस्फोरस का यूज़ होता है। फॉस्फोराइलेशन ऑफ शुगर्स इन रेस्पिरेशन, उसमें भी फॉस्फोरस का यूज़ होता है। जब डेफिशिएंसी हो जाती है फॉस्फोरस की तो स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है, रूट्स की डल डार्क ग्रीन लीव्स हो जाती हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास पोटाशियम। तो पोटाशियम क्या करता है? इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है अनायन कटायन बैलेंस के लिए, राइट। जैसे हमने पढ़ा है कि Na पॉजिटिव है वो भी कैटायन है, पोटाशियम भी कैटायन है, Cl नेगेटिव अनायन है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस में। तो पोटाशियम जो प्लांट अपटेक करता है वो अपटेक करता है एज के पॉजिटिव, राइट। और जैसे कोई भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें भी इसका असिस्ट करता है ये। और इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है स्कॉच लीफ मार्जिन्स एंड प्रीमेच्योर डेथ ऑफ लीव्स, राइट। नेक्स्ट है सल्फर। तो सल्फर जो है उसको प्लांट लेता है SO4 टू नेगेटिव की फॉर्म में। सल्फर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है को एंजाइम ए का, राइट, और वाइटामिन्स का। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आता है इसका, जैसे सिस्टीन है, सिस्टाइन है, मिथ्योनिन है, इनमें क्या पाया जाता है? इनमें पाया जाता है सल्फर, राइट। और अगर सल्फर जो है हमने बोला कि वो मोबाइल भी हो सकता है, इमोबाइल भी हो सकता है। तो सल्फर की डेफिशिएंसी क्या कोस करती है? क्लोरोसिस। और कहाँ पे? यंगर लीव्स में। और टी येलो ऑफ टी, राइट, पुअर रूट डेवलपमेंट। जब सल्फर की डेफिशिएंसी होती है तो ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें, राइट। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का क्या रोल है?
तो मैग्नीशियम को प्लांट लेता है Mg2 पॉजिटिव की फॉर्म में। और मैग्नीशियम जो है इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल कहाँ आता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका, क्लोरोफिल का कॉन्स्टिट्यूएंट है ये। और ये क्वेश्चन बहुत बार एचपी टेट में भी आया हुआ है, राइट। और राइबोसोम का स्ट्रक्चर जो होता है, हमें पता है कि जो राइबोसोम है, राइबोसोम की दो सब यूनिट्स होती हैं, एक होती है लार्ज सब यूनिट और एक होती है स्मॉल सब यूनिट, राइट। जो लार्ज सब यूनिट है और स्मॉल सब यूनिट है वो बाइंड करती हैं आपस में जब Mg2 पॉजिटिव प्रेजेंट होता है, राइट। और यहाँ पे देखिए कि जैसे जब मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है तो क्या होता है, एक्सटेंसिव इंटरवेनल क्लोरोसिस होती है और नेक्रोटिक स्पॉट्स भी आते हैं, राइट। नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम क्या है, कैल्शियम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है मिडल लैमेला का। और कैल्शियम को प्लांट लेता है Ca2 पॉजिटिव की फॉर्म में, राइट। और जो सेल वॉल होती हैं जैसे स्पेशली जो बनी होती है कैल्शियम पैक्डेट की इन मिडल लैमेला, राइट। और ये कहाँ पे इसका रोल आता है, इम्पॉर्टेंट रोल, इसका इम्पॉर्टेंट रोल आता है फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल्स। जैसे जो जब हमने सेल साइकिल पढ़ते हैं हम, तो उस टाइम माइटोटिक स्पिंडल्स की फॉर्मेशन होती है, तो उसमें माइटोटिक स्पिंडल्स में जो कैल्शियम है वो अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखिए कैल्शियम क्या है, इमोबाइल एलिमेंट है। तो इमोबाइल एलिमेंट होने की वजह से ये कहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, ओल्डर लीव्स में एक्यूमुलेट हो जाएगा। और कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होती है स्टंटेड ग्रोथ, राइट, हुकिंग ऑफ लीफ टिप्स, येलोइंग ऑफ लीफ मार्जिन्स एंड डेथ ऑफ ग्रोइंग पॉइंट्स, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास आयरन, राइट। तो आयरन जो है वो क्या है, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है साइटोक्रोम का। और क्लोरोफिल की जो सिंथेसिस होती है और जो कैटालेज एंजाइम है जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को H2O और में कन्वर्ट करती हैं, तो उसमें भी आयरन जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसकी डेफिशिएंसी क्या कॉज करती है, क्लोरोसिस, किसमें, यंगर लीव्स में क्लोरोसिस हो जाती है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, एक अनायन है। और जैसे हमने पोटाशियम के केस में पढ़ा था कि वो आयनिक बैलेंस को मेंटेन करता है, तो क्लोरीन जो है वो भी आयनिक बैलेंस को मेंटेन करता है। और ये ज़रूरी होता है, किस लिए ज़रूरी है, ये ज़रूरी है फॉर ऑक्सीजन एवोल्यूशन इन फोटोसिंथेसिस। जैसे जो एक और एलिमेंट है हमारे पास मैग्नीज, जो मैग्नीज है वो भी फर्टिलाइसिस ऑफ वाटर में हेल्प करता है, मतलब मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, मैग्नीज है, बट उसके साथ क्लोरीन भी इन्वॉल्व होता है, राइट। तो क्लोरीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, विल्टेड लीव्स हो जाती हैं और वो ब्रॉन्ज कलर अटेन कर लेती हैं, राइट। नेक्स्ट है मैग्नीज। मैग्नीज को प्लांट किस फॉर्म में लेता है, Mn2 पॉजिटिव में। और ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो फैटी एसिड सिंथेसिस होती है या नाइट्रेट रिडक्शन होगी, क्रैब साइकिल हो गया, तो उस सब में मैग्नीज का रोल आता है। और जो मैग्नीज है अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो ग्रे स्पॉट्स इन ओट्स, ये इसका एक सिम्टम है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास बोरोन। जो बोरोन है वो क्या करता है, इसका इम्पॉर्टेंट जो रोल आता है वो आता है पोलन जर्मिनेशन में, बट इसके साथ साथ ये सेल डिफ्रेंशिएशन में, डेवलपमेंट में और कैल्शियम अपटेक में भी बोरोन का रोल आता है। अगर बोरोन जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो अब नॉर्मल ग्रोथ होगी या डेथ ऑफ शूट टिप्स हो जाएगा और इंटरनल कॉर्क ऑफ एप्पल्स, मतलब बहुत सारी डेफिशिएंसीज ये कॉज करता है जिसकी वजह से डिजीज़ हो जाती है, राइट। जो जिंक है वो अपटेक होता है प्लांट में एज Zn2 पॉजिटिव। और
ये इन्वॉल्व होता है इन बायोसिंथेसिस ऑफ आईएए। आईएए का क्या मतलब हो गया? आईएए हो गया ऑक्सिन। तो ऑक्सिन के सिंथेसिस में किसका रोल आता है? जिंक का रोल आता है। और ये एक्टिवेट करता है एंजाइम्स जो कि लीफ फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होती हैं। और डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है? इंटरवेनाइल क्लोरोसिस ऑफ ओल्डर लीव्स। तो ओल्डर लीव्स में ये क्लोरोसिस करवाएगा माल्ट फॉर्म लीव्स, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन ही कहाँ है लीव्स में। तो लीव्स के रिगार्डिंग जो डिजीज़ है वो मेजरली कॉज होती है जिंक की वजह से। और नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर जो अपटेक होता है वो उसका अपटेक होता है Cu पॉजिटिव या फिर Cu2 पॉजिटिव, यानी क्यूप्रस या क्यूप्रिकाइन की फॉर्म में। और इसका रोल होता है कहाँ पे? नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी इसका स्मॉल रोल आएगा। प्लास्टोसाइनिन पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज ये एंजाइम है, वहाँ पे भी इसका रोल आएगा। और इसके सिम्टम्स क्या है? ये निक्रोसिस कॉज करता है इन टिप्स ऑफ यंगर लीव्स और डाईबैक ऑफ शूट्स। नेक्स्ट है हमारे पास मॉलिबेडनम। तो मॉलिबेडनम का क्या रोल आता है? मॉलिबेडनम सबसे पहले अपटेक होता है एज MO2 नेगेटिव, तो इसको हम मोटी भी बोल सकते हैं। और ये इन्वॉल्व होता है इन नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। टॉक्सिक का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ हार्मफुल है प्लांट के लिए। अब हमें पता है कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऑलरेडी हमें किस अमाउंट में चाहिए होते हैं? स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं। तो वो वर्क करते हैं इन नैरो रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, राइट। अब इससे ज़्यादा या इससे कम जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी? हार्मफुल होगी प्लांट के लिए या फिर टॉक्सिक होगी वो प्लांट के लिए। अब देखिए, कोई भी ऐसा मिनरल आयन है जो कि टिश्यू का जो वेट है, जो ड्राई वेट है उसका, उसको 10% से कम कर दे, तो ऐसे न्यूट्रिएंट को हम बोलेंगे टॉक्सिक है। अब इसमें जनरली एग्जांपल हम पढ़ते हैं मैग्नीज टॉक्सिसिटी का। देखिए, जो मैग्नीज है वो क्या करता है? वो कॉज करता है ब्राउन स्पॉट्स विद क्लोरोटिक वेन, राइट। और ये compete करता है किसके साथ? आयरन के साथ compete करेगा, मैग्नीशियम के साथ compete करेगा। और ये क्या करेगा? कैल्शियम के अपटेक को भी स्लो डाउन कर देगा, इनहिबिट कर देगा। मैकेनिज्म ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स। अब हमें पता है कि जो मिनरल्स हैं उनको अब्जॉर्ब करती है रूट्स, और रूट्स से थ्रू जाइलम जो मिनरल्स हैं वो कहाँ जाते हैं? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में जाते हैं। अब जो मिनरल्स हैं उनको अब्जॉर्ब किया जाता है दो टाइप से। एक होता है एपोप्लास्ट पाथवे और एक होता है सिम्प्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट में क्या डिफरेंस है? जो एपोप्लास्ट पाथवे है उसमें क्या होता है कि ये इंटरसेलुलर स्पेस है किसके बीच में? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? एपोप्लास्ट बोलते हैं। तो एपोप्लास्ट से जब मिनरल्स जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, अपटेक होता है उनका, तो वो होता है पैसिव। पैसिव का क्या मतलब है? कि यहाँ पे कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है एनर्जी की। और जो सिम्प्लास्ट होता है वो होता है एक्टिव। एक्टिव का मतलब क्या है? कि यहाँ पे एनर्जी की यूटिलाइजेशन हो रही है। सिम्प्लास्ट बेसिकली है क्या? ये है साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस। साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, राइट। तो सिम्प्लास्ट में होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस के थ्रू, जिनको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। अब देखिए, जो मूवमेंट होती है आयंस की उसको हम जनरली बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं, राइट। तो जो फ्लक्स है, जब आयंस की मूवमेंट इन अंदर की वाली साइड को होगी तो वो हो जाएगा इनफ्लक्स, और जब वो बाहर वाली साइड को होगी तो वो हो जाएगा आउट फ्लक्स, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन बेसिकली कैसी प्रोसेस है? एक रिडक्शन प्रोसेस है और एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन हमने बोला कि एनर्जी डिपेंडेंट है, रिडक्शन वाली प्रोसेस है। इनको करवाता कौन है? इनको करवाता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अगर हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें तो एनर्जी डिपेंडेंट है, तो इसीलिए एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? प्लांट प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करेगा?
बैक्टीरिया को प्रोवाइड करेगा। किस लिए प्रोवाइड करेगा? ताकि वो नाइट्रोजन को फिक्स कर सके। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जो नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में वो N2 की फॉर्म में पाई जाती है। N2 की फॉर्म का मतलब कि एक जो नाइट्रोजन है वो दूसरी नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड बना के रहती है। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। अब हमने पहले भी बात करी थी कि नाइट्रोजन बहुत ही अबंडेंटली प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, बट ये क्या करते हैं, एज ए लिमिटेड रिएजेंट की तरह काम करते हैं, क्योंकि इसको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस सामने आती है। तो इसमें क्या होता है कि हम N2 को कन्वर्ट करते हैं किसमें, NH3 में, यानी कि अमोनिया में। इसमें इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन को हम कन्वर्ट कर देते हैं इनऑर्गेनिक अमोनिया में, राइट। अब देखिए, जो अमोनिफिकेशन भी एक प्रोसेस होती है ना। अमोनिफिकेशन में क्या होता है और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन से कैसे डिफरेंट होती है? अमोनिफिकेशन में क्या होता है, यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है इनऑर्गेनिक में, NH3 में। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन और अमोनिफिकेशन में डिफरेंस समझ में आ गया ना, कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है उसमें इनऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक बनता है, बट जो अमोनिफिकेशन है उसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन रहा है, राइट। फिर आता है हमारे पास नाइट्रिफिकेशन। अब नाइट्रिफिकेशन होता क्या है? नाइट्रिफिकेशन का मतलब है कि जो नाइट्राइट बना उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोबैक्टर, राइट। तो इसको हम बोल देते हैं नाइट्रिफिकेशन। तो इनमें क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होती है? देखिए, हमने क्या पढ़ा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया में। तो जब अमोनिया को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, 2NO2 नेगेटिव, राइट। ये क्या बन गया, नाइट्राइट। और जब हम अमोनिया को कन्वर्ट कर देंगे नाइट्राइट में, और नाइट्राइट के साथ यहाँ पे क्या बनेगा, 2H पॉजिटिव, साथ में बनेगा 2H2O। तो यहाँ पे कौन कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं? यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं नाइट्रोसोमोनास, या फिर यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है नाइट्रोकोकस, राइट। तो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस जो बैक्टीरिया हैं वो कन्वर्ट करते हैं अमोनिया को किसमें, नाइट्राइट में। अब ये जो नाइट्राइट है इसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, नाइट्रेट में। तो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने वाला जो बैक्टीरिया है उसको बोलते हैं नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया, राइट। अब देखिए, ये जो नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस है इनको जो बैक्टीरियाज करते हैं उनको बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स का क्या मतलब है कि अपना खाना खुद बना रहे हैं केमिकल एनर्जी से, राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास एक प्रोसेस आती है जिसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। डी का मतलब क्या होता है कि जैसे जो हमने नाइट्रिफिकेशन करी उसको हम रिवर्स कर रहे हैं। तो डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होगा कि जो नाइट्रेट प्रेजेंट है, जो हमने नाइट्रेट बनाया, यहाँ पे जो हमने नाइट्रेट बनाया इसको हम वापस से कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, नाइट्रोजन में। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। और जो डीनाइट्रिफिकेशन होती है इसमें जो बैक्टीरियाज इन्वॉल्व होते हैं वो है स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस, राइट। और स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस जो हैं वो करवाते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। सॉइल एज रिजर्वायर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। अब सॉइल जो होती है वो एक्ट करती है एज ए रिजर्वायर, किसके लिए, एसेंशियल एलिमेंट्स के लिए। अब सॉइल में ये एलिमेंट्स आते कहाँ से हैं? तो जब ब्रेक डाउन होती है रॉक्स की वेदरिंग होगी, है ना, तो उसकी वजह से सॉइल में आगे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करते हैं प्लांट्स अपनी ग्रोथ के लिए। और सॉइल जो है वो सिर्फ यही न्यूट्रिएंट्स सप्लाई नहीं करती है, बट सॉइल में ऑल्सो होते हैं
क्या होते हैं सॉइल में? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज भी सॉइल में पाए जाते हैं और जो क्या करते हैं, प्लांट को प्रोवाइड करते हैं नाइट्रोजन, राइट। और जैसे हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट्स थे और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स थे, है ना। तो जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इनको हम एक्सटर्नली भी देते हैं प्लांट को। कैसे देते हैं? जैसे हम फर्टिलाइजर्स देते हैं, जिसको हम आम भाषा में खाद बोलते हैं। तो खाद में क्या पाया जाता है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए, जैसे नाइट्रोजन, पोटाशियम, है ना, फास्फोरस, सल्फर, NPKs बोलते हैं उसको, NPK वाली खाद। और जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, आयरन, मैग्नीज, ये भी हम प्लांट को देते हैं। नाइट्रोजन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो देखिए, जो नाइट्रोजन है वो एक एसेंशियल मिनरल एलिमेंट है। और हमने पढ़ा था कि जो नाइट्रोजन है वो एक लिमिटिंग रिएजेंट है इन एग्रीकल्चर, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो N2 की फॉर्म में पाया जाता है और एक N दूसरे N के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना के रहता है, राइट। अब इसको प्लांट जो है वो यूज़ नहीं कर सकता, और जो भी प्लांट है वो नाइट्रोजन को लेगा एज ए नाइट्राइट, है ना, या फिर नाइट्रेट, इस फॉर्म में, अमोनियम की फॉर्म में या नाइट्रेट की फॉर्म में। ये हमने चार्ट में भी पढ़ा था कि इसी फॉर्म में जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स को सप्लाई होती है, राइट। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। अब हमें ये पता लग गया है कि जो प्लांट है वो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट खुद पूरी नहीं कर सकता है, और नाइट्रोजन एक बहुत ही एसेंशियल मिनरल एलिमेंट है प्लांट की ग्रोथ के लिए, राइट। तो क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट किया जाता है, राइट, किसमें? नाइट्रेट में, नाइट्राइट में, जिससे प्लांट उसको यूज़ कर सके। तो जब ये ऑर्गेनिज्म के द्वारा होती है, वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें यूज़ होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ हो रहे हैं उनको बोलते हैं डाइजोट्रॉप्स। तो डाइजोट्रॉप्स क्या है? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं उनको डाइजोट्रॉप्स बोल सकते हैं। और ये डाइजोट्रॉप्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, राइट। तो जो डाइजोट्रॉप्स हैं ये हो गए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो कि करेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइट। तो इन डाइजोट्रॉप्स में अजोटोबैक्टर आ सकता है, साइनोबैक्टीरिया आ सकता है, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोलते हैं, राइट। और जैसे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हो गया रहिजोबियम। और रहिजोबियम किसके साथ? जैसे लेग्यूमिनेस होते हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली, जैसे हो गया पी और बीन की फैमिली, है ना, उसमें आता है रहिजोबियम का रोल, इसको भी हम पढ़ेंगे। और डाइजोट्रॉप्स बेसिकली क्या होंगे? वही ऑर्गेनिजम्स जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आ रहे हैं, राइट। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें से एक एग्जांपल है नॉस्टॉक का। तो नॉस्टॉक क्या करवाता है? नॉस्टॉक करवाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अभी नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाएगा, पर कहाँ पे करवाएगा? उस पार्ट को, उस सेल को बोलते हैं हिट्रोसिस सेल्स। अब हिट्रोसिस सेल्स में ऐसा क्या स्पेशल है कि वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही है? वहाँ पे पाई जाती है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। और ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है इसको इनहिबिट कर सकता है क्या? ऑक्सीजन। देखिए, जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है वो प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोट्स में, राइट। तो इन माइक्रोब्स को हम बोलते हैं N2 फिक्सर्स और नाइट्रोजन फिक्सर्स। तो ये क्या करते हैं कि जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में, राइट। तो ये किसकी हेल्प से हो रहा है? ये हो रहा है नाइट्रोजिनेज की हेल्प से, है ना। अब ये जो अमोनिया है इसको हम बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है। किस चीज़ का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है ये? नाइट्रोजन फिक्सेशन का, राइट। अब हमने नाइट्रोजन जो फिक्सर्स थे, माइक्रोब्स थे, उनको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं कि वो कैसे हैं। या तो वो फ्री लिविंग हो सकते हैं या वो सिम्बायोटिक हो सकते हैं। फ्री लिविंग में भी वो एरोबिक हो सकते हैं, एनारोबिक हो सकते हैं। तो हम एक फ्लो डायग्राम बनाते हैं जिससे हम समझेंगे। तो जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है वो पाई जाती है एंडोफिक्सर्स में, नाइट्रोजन फिक्सर्स में। और ये जो हो सकते हैं, ये हो सकते हैं कैसे? फ्री लिविंग, राइट। फ्री लिविंग मतलब किसी के साथ ये एसोसिएटेड नहीं है, सॉइल में फ्री लिविंग रह रहे हैं, है ना। और दूसरे हो सकते हैं सिम्बायोटिक।
जो कि किसी के साथ एसोसिएशन बना के रह रहे हैं, है ना। अब जो फ्री लिविंग है वो हो सकते हैं एरोब्स और हो सकते हैं ये एनारोबिक, राइट। तो जो एरोबिक हैं उनमें एग्जाम्पल्स जो आते हैं वो हो सकता है अजोटो, बैक्टर, ये हो सकता है बेजिंकिया, और एनारोबिक में जो एग्जाम्पल आएगा वो हो सकता है रोडो स्पाइरलम, राइट। और सिम्बायोटिक की अगर हम बात करें, सिम्बायोटिक में आ जाता है जैसे जो लेग्यूमिनेसी फैमिली के साथ एसोसिएशन बना के रहता है। सिम्बायोटिक का क्या मतलब है कि दोनों म्यूचुअली बेनिफिट हो रहे हैं। तो जैसे लेग्यूमिनेसी फैमिली में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, जैसे हो गया पी, जैसे हो गया बीन, है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाएगा किसका, रहीजोबियम का, राइट। और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं कहाँ पे, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में, राइट। तो नॉन लेग्यूमिनस में एग्जाम्पल आ जाएगा किसका, फ्रैंकिया का, राइट। और ये किसके साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, एलनेस के साथ करता है, राइट। अब फ्री लिविंग में एरोबिक भी हो गए, एनारोबिक भी हो गए, और एक आता है ब्लू ग्रीन एल्गी, राइट। तो यहाँ पे हम ब्लू ग्रीन एल्गी लिख सकते हैं, जहाँ पे हमने नॉस्टॉक, एनाबीना इसके बारे में पढ़ा। नोड्यूल फॉर्मेशन, तो जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होनी होती है तो उसके लिए इन्फेक्शन थ्रेड का बनना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये है बैक्टीरिया। तो ये मान लो कि रहीजोबियम बैक्टीरिया है। रहीजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पाया जा रहा है, सॉइल पार्टिकल्स में पाया जा रहा है। और ये है रूट, और ये है रूट के हेयर्स। तो रूट के हेयर्स में यहाँ पे क्या आएगा, बैक्टीरियाज आएगा। इसकी रूट हेयर जो हैं वो रूट्स में पाए जाएंगे, और पाए क्यों जाएंगे, ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके रूट्स का, है ना, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के लिए। अब यहाँ पे बैक्टीरिया आया, बैक्टीरिया जो है वो एपिडर्मिस ऑफ द रूट हेयर इसके साथ क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है ना। और ये जो इन्फेक्शन थ्रेड बनाएगा इधर, और ये क्या करेगा इन्फेक्शन थ्रेड, ये हुक की फॉर्मेशन हुई पहले, है ना। तो ये हुक जो है इन्फेक्शन थ्रेड बना रहा है। तो इन्फेक्शन थ्रेड से क्या हुआ कि ये जो बैक्टीरियाज थे जो कि कहाँ पाए जा रहे थे, सॉइल में पाए जा रहे थे, इनको वो लेके जाएगा कहाँ पे, इनर कॉर्टेक्स में लेके जाएगा। इनर कॉर्टेक्स में लेके जाने के बाद वहाँ पे इसकी क्या होगी, डिवीजन होगी, है ना। तो यहाँ पे इसकी डिवीजन हो गई, और उसके बाद ये एक मैच्योर नोड्यूल बना देगा। यहाँ पे क्या हुआ कि वेस्कुलर कनेक्शन बन गया डायरेक्ट, ताकि एक्सचेंज हो सके न्यूट्रिएंट्स का, राइट। तो यहाँ पे देखो ये जो बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है सोयाबीन में, है ना। तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया है उसने क्या किया कि वो कांटेक्ट में आ गया रूट हेयर के, और यहाँ पे एक सक्सेसफुल इन्फेक्शन उसने कॉज कर दिया रूट हेयर्स में, और उसकी वजह से रूट्स हेयर जो क्या होगी, कर्ल होगी, है ना। अब इसकी कर्लिंग होने की वजह से हुक जो बनेगी, तो इन्फेक्शन थ्रेड क्या करेगा, बैक्टीरिया को कैरी करेगा इनर कॉर्टेक्स में। और यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो क्या हो रहा है, बैक्टीरिया मॉडिफाई हो गया है। यहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया होगी, किस में हुई मॉडिफिकेशन, रॉड शेप बैक्टीरियोइड्स में हुई। और इसने क्या कॉज किया, जो इनर कॉर्टिकल और पेरिसाइकल सेल्स थे इन्होंने डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया, और डिवाइड करना स्टार्ट हो गए, उसकी वजह से यहाँ पे नोड्यूल फॉर्मेशन बनना स्टार्ट होगी। और यहाँ पे नोड्यूल जो है वो बन गई, और इसने क्या किया कि डायरेक्ट कनेक्शन बना लिया किसके साथ, वेस्कुलर टिश्यू के साथ, ताकि जब भी न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज होना हो
तो वो इजीली हो सके। तो नोड्यूल फॉर्मेशन जब हो गया तो उसके बाद जब एक्सचेंज होना स्टार्ट होगा, जब वो अमोनिया में कन्वर्ट कर देंगे नाइट्रोजन को, तो उसके लिए क्या होगा, एक रिएक्शन होगी। और वो रिएक्शन क्या है, वो रिएक्शन है जैसे N2 जो है, जब उसके साथ आएंगे एक 8 इलेक्ट्रॉन, 8 हाइड्रोजन, है ना, और 16 ATP, ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन बना रहे हैं हम। और ये किस में कन्वर्ट कर देगा, 2 अमोनिया में और हाइड्रोजन में, 16 ADP में और 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। अब देखिए यहाँ पे कितने ATP हैं, 16। ADP यहाँ पे कितने हो गए, 16, राइट। अब ये जो 16 ATP हैं, ये 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, है ना। तो एक अमोनिया जो मॉलिक्यूल बनेगा वो कितने ATP से बनेगा, वो बनेगा 8 ATP से। सिंपल। तो ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम का यहाँ पे रोल आएगा, ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, हमने बोला कि ये हाईली ससेप्टेबल है किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। मतलब जब ऑक्सीजन यहाँ पे होगी तो नाइट्रोजिनेज अपना काम नहीं कर पाएगा, राइट। तो इसके लिए जब जो एंजाइम है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऑक्सीजन स्कैवेंजर आता है, राइट। जैसे हम अपने अंदर हीमोग्लोबिन होता है हमारे अंदर, इसीलिए हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो रेड इन कलर होते हैं। तो वैसे ही जब हम इस रूट नोड्यूल को, मैच्योर नोड्यूल को काट के देखेंगे तो यहाँ पे एक रेडिश सा कलर आएगा। तो उस रेडिश कलर को हम बोलते हैं लेग हीमोग्लोबिन, राइट। तो ये क्या है, एक ऑक्सीजन स्कैवेंजर है। मतलब ये प्रोटेक्ट करता है नाइट्रोजनेज एंजाइम को। ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हुई, इसी के मैकेनिज्म को हम पढ़ रहे हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कहाँ पे हुई, नियर द सेंटर ऑफ नोड्यूल हुई। और इट इज़ कैरीड आउट बाय, और कौन सी एंजाइम वहाँ पे यूज़ हो रही थी, नाइट्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स वहाँ पे यूज़ हो रहा था। और जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है उसमें 2 प्रोटीन्स पाए जाते हैं। एक होता है रिडक्टेज, और जो क्या प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है विद हाई रिड्यूसिंग पावर। और जो नाइट्रोजिनेज है जो कि इनको यूज़ करती हैं, जो इन इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करेगी किसके लिए, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए, राइट। तो जो ट्रांसफ़र हुए इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम रिडक्टेज, राइट, अब रिडक्टेज ही था ना जो कि इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड कर रहा था, है ना। तो इसके साथ क्या होगा, ATP की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और उसकी वजह से अमोनिया की फॉर्मेशन हो जाएगी। और हमने ये भी पढ़ा कि नाइट्रोजिनेज ये जो कॉम्प्लेक्स है ये सेंसिटिव है किसको, ऑक्सीजन की वजह से। मतलब जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। तो इसीलिए इस एंजाइम को क्या करना पड़ता है, प्रोटेक्ट करना पड़ता है ना। तो जो रूट नोड्यूल्स हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स की, उनमें क्या होता है, सिम्बायोटिक सिंथेसिस ऑफ लेग हीमोग्लोबिन होती है। और मैंने आपको बताया कि लेग हीमोग्लोबिन क्या है, एक स्कैवेंजर है। किसका स्कैवेंजर है, ऑक्सीजन का। तो जो लेग हीमोग्लोबिन है इसकी एफिनिटी O2 के लिए कैसी होती है, हाई होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी एफिनिटी O2 के लिए हाई होती है। तो इसकी लो कंसंट्रेशन जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है नाइट्रोजिनेज की एक्टिविटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। और जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है वो क्या है, एक मॉलिब्डेनम और आयरन का कॉम्प्लेक्स है, राइट। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है उसमें कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, तो ये है मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन, जो कि कैटालाइज करती है कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, है ना। और हमने बोला कि जो अमोनिया है वो क्या है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। और ये जो अमोनिया बना, इसका रोल क्या है,
इसका रोल है आगे, ये प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, अमीनो एसिड्स की सिंथेसिस करेगा। अब ये हमारे पास एक डायग्राम है जो बता रहा है कि कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय नाइट्रोजिनेज एंजाइम, राइट। तो ये क्या है, एक नाइट्रोजिनेज एंजाइम है। तो एंजाइम्स क्या होती हैं, ये होती हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का क्या मतलब है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करती हैं, ये हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है। अब जो बायो कैटलिस्ट है तो ये रिएक्शन को करवाएगी और इसका यूटिलाइजेशन नहीं होगा, ये एज इट इज़ निकल जाएगी। अब देखिए, ये है बाइंडिंग साइट ऑफ सबस्ट्रेट, मतलब यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या है, अमोनिया। अमोनिया बाइंड करेगा इस साइट पे आके, और यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे 2 H, राइट। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड थे नाइट्रोजन के बीच में, जब 2 H यहाँ पे गए तो इनके बीच में डबल बॉन्ड रह गया और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ पे। फिर से यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जा रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग गया, एक यहाँ पे लग गया, और इनके बीच में कितना बॉन्ड रह गया, ये सिंगल बॉन्ड रह गया। और यहाँ पे जब 2 हाइड्रोजन और जा रहे हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, अमोनिया में कन्वर्ट हो जा रहा है। और यहाँ से अमोनिया बाहर निकल गया, और यहाँ से क्या हो रहा है कि जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, हमने बोला कि ये एक बायोकैटलिस्ट है जिसका यूज़ नहीं होगा, जो कि पूरी कंज्यूम नहीं होगी, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये एज इट इज़ निकल गई और ये अनदर मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन के साथ बाइंड कर देगी जाके, और मतलब एक और साइकिल ऐसा चला सकती है, राइट। फेट ऑफ अमोनिया। अमोनिया जो है फिजियोलॉजिकल पीएच में पाया जाता है इन प्रोटोनेटेड फॉर्म। प्रोटोनेटेड मतलब क्या, कि जैसे अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, बट प्रोटोनेटेड एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया तो ये हो गया NH4 पॉजिटिव। ये एक्ट करता है एज टॉक्सिक मॉलिक्यूल, है ना। अगर ये टॉक्सिक है प्लांट के लिए तो वो इसको एक्यूमुलेट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए अमोनियम जो आयन बना, इसको अमीनो एसिड्स में सिंथेसिस करने के लिए उसका यूज़ किया जा रहा है। तो उसको यूज़ करने के लिए 2 तरीके हैं प्लांट्स में। एक होता है रिडक्टिव एमिनेशन। अब रिडक्टिव एमिनेशन क्या है, कि जैसे यहाँ पे पाया जा रहा है क्या, अमोनियम आयन। इस अमोनियम आयन को जब हम रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, राइट। जब इसके साथ रिएक्ट करेगा अमोनियम आयन इन द प्रेजेंस ऑफ NADPH, तो यहाँ पे एंजाइम लगेगी ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, और ये अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड और अमोनियम आयन को कन्वर्ट कर देगा ग्लूटामेट में। और ग्लूटामेट क्या है, एक अमीनो एसिड है, और अमीनो एसिड्स क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो रिडक्टिव एमिनेशन की हेल्प से क्या किया कि हमने अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड के साथ जब अमोनिया रिएक्ट कर रहा है तो वो बना दे रहा है ग्लूटामिक एसिड, राइट। और दूसरा हो सकता है कि हम करवा दें ट्रांस एमिनेशन। ट्रांस का मतलब ट्रांसफ़र हो रहा है, किस चीज़ का ट्रांसफ़र हो रहा है, अमीनो ग्रुप का ट्रांसफ़र हो रहा है। ट्रांसफ़र कहाँ से होगा, जो यहाँ से अमीनो ग्रुप ट्रांसफ़र हो रहा है वो है ग्लूटामिक एसिड, राइट। ग्लूटामिक एसिड से अमीनो ग्रुप ट्रांसफ़र हो रहा है। अब इसको एक्सेप्ट करने वाला भी कोई होना चाहिए, है ना। तो एक होता है अमीनो डोनर और एक होता है अमीनो एक्सेप्टर, ठीक है। तो देखो, मान लो ये है हमारा अमीनो डोनर, इसको हमने बना लिया R1CH NH3 पॉजिटिव COO नेगेटिव। अब देखिए ये क्या है, ये है जर्नल स्ट्रक्चर किसका, अमीनो एसिड का, राइट। अब ये अमीनो एसिड यहाँ से क्या करेगा, अमीनो ग्रुप को डोनेट करेगा। तो ये क्या हो गया, अमीनो डोनर, राइट। और अब ये डोनेट तो करेगा पर इसको एक्सेप्ट कौन करेगा, तो यहाँ पे हम एक कीटो एसिड बना देते हैं C। ये डबल बॉन्ड O जो है वो कीटो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ओ नेगेटिव।
अब ये है अमीनो डोनर और ये है अमीनो एक्सेप्टर। अमीनो डोनर से अमीनो ग्रुप ट्रांसफ़र होगा, अमीनो एक्सेप्टर उसको एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पे एंजाइम लगेगी ट्रांस एमिनेज, राइट। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, R1CH और NH2 की जगह क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O और COO नेगेटिव। और जो अमीनो एक्सेप्टर था वो क्या बना देगा, R2CH COO नेगेटिव और NH3 पॉजिटिव, राइट। तो यहाँ पे ट्रांस एमिनेशन हुई। ट्रांस एमिनेशन का मतलब है कि अमीनो ग्रुप ट्रांसफ़र हुआ अमीनो डोनर से टू द अमीनो एक्सेप्टर, राइट। और इसका एग्जाम्पल आता है दो इम्पॉर्टेंट जो अमाइड्स हैं, अमीनो जो हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं ना, उसमें कईयों में हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है, कईयों में सल्फ़र पाया जाता है, कईयों में अमाइड ग्रुप पाया जाता है। तो जो एस्पार्जीन है और जो ग्लूटामीन है ये है अमाइड। अमाइड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे CONH2 ग्रुप पाया जाता है। देखिए ये है एस्पार्जीन और ये है ग्लूटामीन, यहाँ पे पाया जा रहा है CONH2 ग्रुप, राइट। और ये एक स्ट्रक्चरल पार्ट बनाते हैं प्रोटीन का, है ना। और ये बनते कहाँ से हैं, ये बनते हैं एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, राइट। देखिए ये है एस्पार्टिक एसिड, राइट, और ये है एस्पार्जीन। तो बेसिक और ये है इसकी आर चेन, और जो आर चेन होती है वही एक अमीनो एसिड में वेरिएबल होती है, राइट। अब देखिए यहाँ पे आर ग्रुप में पाया जा रहा है COOH और यहाँ पे पाया जा रहा है CONH2। तो यहाँ पे ये जो OH ग्रुप है इसको रिप्लेस कर दिया है किसने, NH2 ने। तो एस्पार्टिक एसिड से बन गया एस्पार्जीन। और ये है ग्लूटामिक एसिड, तो ग्लूटामिक एसिड से क्या बन जाएगा, ग्लूटामीन, है ना। तो देखिए ये इसका आर ग्रुप है और जो OH ग्रुप है वही रिप्लेस होता है, तो यहाँ पे बन गया NH2, ये बन गया एक अमाइड। अब क्या है कि इनको हमने ग्लूटामिक एसिड और जो एस्पार्टिक एसिड हैं इनको एस्पार्जीन और ग्लूटामीन में क्यों हमने कन्वर्ट किया, क्योंकि इनमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्या पाई जा रही है, नाइट्रोजन पाई जा रही है। और इन अमीनो एसिड्स को फिर जाइलम के थ्रू, जाइलम वेसल्स के थ्रू हम सारे प्लांट में क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। और जो सोयाबीन है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल आ जाता है कि जो सोयाबीन है उसमें क्या होता है कि जो ये जो एक्सपोर्ट होता है फिक्स्ड नाइट्रोजन का, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हुई उसका जो ट्रांसपोर्ट होगा जाइलम वेसल्स के थ्रू वो होगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिड्स, राइट।